वित्त आयोग। वित्त आयोग के गठन के बारे में वर्णन अनुच्छेद किसमें 280 में किया गया है। वित्त गठन के बारे में वर्णन अनुच्छेद 280 में मिलता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में फाइनेंस कमीशन में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। यानी कुल मिलाकर वित्त आयोग कितने सदस्य होता है? 5। एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष 4 सदस्य यानी कुल मिलाकर यह 5 सदस्यीय होता है। नीचे लिखिए, वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता का निर्धारण संसद विधि बनाकर करता है। यानी संसद को पावर दिया गया है संविधान में कि वह वित्त आयोग का अध्यक्ष और जो उसके मेंबर्स होंगे उसका क्वालिफिकेशन होगा, क्या योग्यता होगी। लिखिए, संसद ने अपने इस अधिकार का प्रयोग करके वित्त आयोग अधिनियम अधिकार का प्रयोग करके वित्त आयोग अधिनियम 1951 वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया। हाँ, तो इसके अध्यक्ष और सदस्य जो होते हैं, अध्यक्ष कितने? एक होगा और 4 क्या होते हैं? सदस्य। तो ये अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। और संसद ने कब निर्धारित किया? 1951 में वित्त आयोग अधिनियम 1951 पारित किया, जिसके तहत अध्यक्ष के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति को सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त अनुभव हो। क्वेश्चन खूब आता है। सार्वजनिक क्षेत्र का सार्वजनिक मामले का पर्याप्त अनुभव हो, यानी वो सार्वजनिक कार्यों में क्या किया हो। तो सार्वजनिक क्षेत्र का पर्याप्त जिसको अनुभव होता है उसी को अध्यक्ष के पद पर क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। कैसे? सार्वजनिक किसको कहा जाता है? जो सरकारी क्षेत्र है, जिसमें पब्लिक नियंत्रण है। जैसे यूपीएससी का अध्यक्ष सार्वजनिक मामले का जानकार है, वो तमाम सारे लोगों के बारे में वो देखता है। तो ऐसे पदों पर कोई काम किया हो तो उसी को अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया जाता है। ठीक ना? अच्छा, एक चीज आप लोग, एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त रही है, लिखे हैं? वो लिख लीजिए उसमें, महिला वाले निर्वाचन आयुक्त में। यही 2 बार पढ़ाने में गड़बड़ी है। हाँ, लिखे, निर्वाचन आयोग में या एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त, एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त या निर्वाचन आयुक्त, उस समय मुख्य
अवन्य वही थी, एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त बीएस रमा देवी, बीएस रमा देवी रही है। बीएस रमा देवी रही है। और यह सबसे, इनका एक 2 रिकॉर्ड है, और यह सबसे कम समय तक, यह सबसे कम समय तक मात्र 16 दिन तक, मात्र 16 दिन तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही। ये 1990 में नियुक्त हुई थी। उस समय निर्वाचन आयोग क्या था? एक सदस्यी था। तो इसी को निर्वाचन आयुक्त तो कह सकते हैं, इसी को मुख्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हैं। तो ये एकमात्र महिला मात्र 16 दिन अपने पद पर रही है। हाँ, 1990 में एक बनी थी। हाँ, 1990 में बनी थी। और उस समय निर्वाचन आयोग क्या था? एक सदस्यी था। और यानी उसी को आप चीफ इलेक्शन कमीशन कहिए या उसी को इलेक्शन कमीशन कहिए। बाद में इसका बढ़ा गया ना। हाँ, तो 1993 में फिर से क्या कर दिया गया? 3 सदस्यीय बनाया गया, ठीक ना। और हमेशा निर्वाचन आयुक्त एक सदस्य ही रहा है। कुछ समय के लिए आपका बीपी सिंह का जब बना था तो उसमें जब नवासी किया गया था, मैं सब डिटेल बताया हूँ, ये नाम नहीं लिखाया हूँ, ठीक ना। तो बीएस रमा देवी सबसे कम समय तक, 2 इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे कम समय तक इलेक्शन कमीशन कौन रहा है? रमा देवी। और एकमात्र महिला इलेक्शन कमीशन कौन रहा है? बीएस रमा देवी। ये राज्यसभा के, लिख लीजिए 9 के बारे में, ये राज्यसभा का पहली महिला महासचिव। हाँ, ये राज्यसभा की पहली महिला महासचिव भी रही है। ये कर्नाटक के पहली, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव रही है। स्पीकर अलग चीज होता है, महासचिव पढ़ाए होंगे जी। अच्छा, लोकसभा हम नहीं पढ़ाए थे, ठीक ना। हाँ, अरे सेक्रेटरी, कोई भी काम कौन करता है लोकसभा में? या राज्यसभा महासचिव ही करते हैं। उनका एक कार्यालय होता है। हम जैसे क्वेश्चन पूछना होता है तो हम क्वेश्चन पूछेंगे तो लोकसभा अध्यक्ष के पास सीधे नहीं हम देंगे, महासचिव को दे देंगे। महासचिव भेजेगा लोकसभा अध्यक्ष के पास और लोकसभा अध्यक्ष उसको क्या कर देगा? मतलब ये क्वेश्चन पूछने लायक है, तब अनुमति मिलेगा, ठीक ना। हाँ हाँ, तो महासचिव बहुत इंपॉर्टेंट लोकसभा में या राज्यसभा में है। तो ये राज्यसभा में पहली महिला महासचिव रही है। कर्नाटक की राज्यपाल भी रही है। हाँ, बीएस रमा देवी कर्नाटक का राज्यपाल भी, बहुत तेज तरार लेडी थी। तो पहली इनका जो क्वेश्चन बनता है ज्यादा इलेक्शन कमीशन वाला, ये एकमात्र महिला निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी। हाँ, अब आ जाइए वित्त आयोग में। इस समय तो निर्वाचन आयुक्त कौन है? लोग ज्ञानेश कुमार है, 2 और लोग भी हैं। हाँ, तो नीचे लिखिए। तो अध्यक्ष के लिए कौन बनाया जाएगा? जिसको सार्वजनिक मामलों का अनुभव हो। सदस्यों के लिए नीचे लिखिए, एरो देखा, वित्त आयोग के सदस्यों के लिए, यानी सदस्यों के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। अब 4 है तो 4 योग्यता निर्धारित की गई, अलग निम्न योग्यताएं निर्धारित की गई है। पहला, वह हाई कोर्ट का जज होने की, न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो। दूसरा, वित्तीय लेखा व प्रशासन का अनुभव हो। वित्तीय लेखा और प्रशासन का अनुभव हो। और प्रशासन का अनुभव हो। तीसरा, वह अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो।
और चौथा है वह वित्तीय मामले का जनता जानकार हो, वह वित्तीय मामले का जानकार हो। तो ये 4 सदस्यों के लिए अलग अलग योग्यता है, यानी ऐसे ऐसे योग्यता की एक एक व्यक्ति को होनी चाहिए। वित्त आयोग में क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। नीचे लिखिए वित्त आयोग के कार्य लिख लीजिए। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य, वित्त आयोग का प्रमुख कार्य केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के मध्य करों के बंटवारे, टैक्स के बंटवारे के, करों के बंटवारे के बारे में केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे के बारे में सुझाव दें। जैसे पहले क्या था, पहले केंद्र मजबूत और राज्य कमजोर रखा गया था, क्योंकि देश आजाद जब हुआ तो तमाम विभाजनकारी शक्तियां हावी थी। पूर्वोत्तर अपने मांग कर रहा था कि हम भारत से क्या होंगे, अलग होंगे, उसी के लिए बोडो ओडो तमाम आतंकी संगठन। पंजाब अपने मांग कर रहा था कि हम भारत से अलग होंगे। तो कई सारे ऐसे जगह था जहां पर डिमांड हो रही थी कि हम भारत से अलग होंगे, ठीक ना। कई जगह अपने अपने मुद्दे थे, देश आजाद हुआ था तो मजबूत केंद्र को बनाना था ताकि ये जो विभाजनकारी शक्तियां क्या हो, कमजोर पड़े। अब केंद्र से जो राज्य बवाल ठान लेगा तो जाहिर सी बात है केंद्र की सहायता उस राज्य को नहीं मिलेगी, और जब राज्य की सहायता नहीं मिलेगी तो राज्य डेवलप करेगा नहीं, और जब राज्य नहीं डेवलप करेगा तो जनता उसको फिर से चयन नहीं करेगी। तो अब मुख्यमंत्री को ये अनिवार्य बाध्यक बना दिया गया कि वह केंद्र से संबंध को क्या रखे, मधुर रखे। तभी जब मधुर रखेगा तो उसको पर्याप्त केंद्रीय सहायता मिलेगी, और केंद्र की सहायता मिलेगी, पैसा मिलेगा, तभी वो जनता का कल्याण करेगा, और जनता का कल्याण करेगा तभी वो दोबारा आएगा। तो भले विरोधी विचारधारा का क्यों न हो, लेकिन उसके लिए मजबूर किया गया कि वह केंद्र पर निर्भर है। और जब केंद्र पर निर्भर होगा तो विभाजनकारी शक्तियां क्या पड़ेगी, कमजोर पड़ेगी। यानी उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि केंद्र को, राज्य को इस बात के लिए बाध्य किया गया कि वह केंद्र पर आश्रित हो, ताकि ये विभाजन। आज के डेट में क्या है, राष्ट्रीयता का पूरा डेवलपमेंट का, अब चाहे कहीं का भी व्यक्ति, पंजाब में भी चुनाव होता है, वहां की पब्लिक चुनाव लेती है, वहां जाकर भारत मां को गाली दे दीजिए, पंजाबी दबो चलेगा आपको। आप जाकर पूर्वोत्तर में भारत को गाली नहीं दे सकते। अब धीरे धीरे सब लोग ये मान लिए कि हमारा राष्ट्र भारत है, हमारा भविष्य भारत के साथ है। तो अब वो विभाजनकारी शक्तियां, जैसे जैसे देश मजबूत हुआ वैसे वैसे विभाजनकारी तत्व तो क्या होते गए, कमजोर पड़ते गए। तो अब भारत में कहीं ये बड़ी मांग नहीं है कि हमें भारत से अलग करो। अब सभी लोग भारत का अपने को अनिवार्य हिस्सा मानते हैं। तो राष्ट्रीयता की भावना आज के डेट में पूरे भारत में डेवलप हो गई है। तो अब जरूरी है कि राज्य को ताकतवर बनाया जाए, क्योंकि ये तो मजबूरी थी राज्य मुख्यमंत्री को, सीएम को, कि पीएम से मधुर संबंध बना रहे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सीएम चाह करके भी नहीं बना पाता है, या केंद्र ही उसको दुश्मन मान लेता है। तो कितनों प्रयास करेगा, उसको जानबूझ करके हराने का प्रयास होगा। जैसे ममता बनर्जी और पीएम संबंध कैसा है, मधुर है नहीं, बहुत कटाक्ष वाला है। अब कितनों बीजेपी वहां पर अनुदान दे दे, ममता बनर्जी नाम नहीं ले, यहां तक कि कन्या जो आपका किसान सम्मान निधि है वो अपना नहीं देने देती है। बस नहीं कि पब्लिक को ये लगेगा कि केंद्र का सहयोग मिल रहा है, वो खुदे अपना एक अलग स्कीम लॉन्च की है और वो खुद उतना सहयोग खुद देती है। बस नहीं, तो पहले ये था कि मजबूरी थी। आज के डेट में अगर केंद्र विरोध गई तो नरेंद्र मोदी जब पीएम बने तो एक ऐसे पीएम थे कि जो लंबे समय तक सीएम रहने का अनुभव रह चुका था। आज जिस समय ये सीएम थे उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी, कांग्रेस की।
आज इनका सीधे ठना किससे रहता था? सोनिया जी से। नहीं, ये जब सीएम थे तो ये आलोचना किसी और को नहीं करते थे, या तो मनमोहन सिंह का करते थे या सोनिया जी का करते, सीधे ठना रहता। ये बंदा जहां रहता है एक न एक इसका विरोधी क्लियर रहता है, ठीक है ना। तो उस समय सोनिया जी इनको क्या कहती थी? मौत का सौदागर नाम दी थी। यानी केंद्र भी पूरी तरह इन पर जांच और तमाम तरह से इनको परेशान करने का प्रयास कर रहा था। तो जाहिर सी बात है कि उनको पर्याप्त अनुदान नहीं मिला होगा। ये दूसरी चीज थी कि उसके बावजूद भी उन्होंने गुजरात को ये दिखाया कि मैं विकसित राज्य बनाया। तो उनको अनुभव था कि अगर केंद्र से संबंध ठीक नहीं होगा तो राज्य सीएम को क्या क्या दिक्कतें होती है। ये मनमोहन सिंह नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो सीएम के काम पर, या अटल बिहारी वाजपेयी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि वो सीएम नहीं रहे थे। लेकिन इस बंदे को तो दोनों का अनुभव है। तब इन्होंने इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहा। आज इसी समय वित्त आयोग ने रिपोर्ट दिया। पहले क्या होता था कि जितना टैक्स वसूला जाता था, टैक्स का विभाजन ऐसा था कि 40% टैक्स राज्य के पास आता था। जितना एक स्टेट से टैक्स लिया जाता था उसका 40% टैक्स राज्य के पास आता था और 60% टैक्स केंद्र के पास चला जाता था। अब 60% हर राज्यों से टैक्स जा रहा है, तब समझ लीजिए केंद्र कितना मजबूत है। यानी सीएम चाह करके भी अपने राज्य का डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा जब तक केंद्र का सहयोग न मिले। केंद्र और राज्य के बीच में किसी कारण से संबंध खराब हो जाए तो वह राज्य डेवलप नहीं कर पाएगा। इन्होंने आया तो कहा कि 21+1 का नारा दिया, यानी अकेले केंद्र कितनों भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहेगा। नीति आयोग इसी की अवधारणा पर नीति आयोग पढ़ाएंगे आप लोग को। तो केंद्र कितनों चाहेगा, लेकिन अगर या इकोनॉमी पढ़ाया जा रहा है तो इकोनॉमी वाले सब पढ़ाएंगे। सर उनको छोड़िए, चूंकि नीति आयोग दोनों का टॉपिक है, वो चूंकि आर्टिकल में नहीं है इसलिए डायरेक्ट पॉलिटिकल का तो टॉपिक है ये नहीं है, लेकिन इकोनॉमी का टॉपिक है। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम पढ़ा देंगे। नहीं, हम पूरा पढ़ा दें तो क्लियर हो जाएगा। तो उसमें भी यही है, मूल उसका यही है कि उस समय 29 राज्य था, 29+1, यानी राज्य भी प्रयास करे, केंद्र भी प्रयास करे, तब जाकर हम 1947 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो अब राज्यों को निर्भर की जरूरत नहीं है। तो उस समय वित्त आयोग ने उनको परामर्श दिया कि टैक्सेशन ऐसा किया जाए, टैक्स का विभाजन ऐसा कि 60% राज्य के पास पहुंचे और 40% केंद्र के पास पहुंचे। और आज के डेट में जो हमारी कर व्यवस्था है वह वित्त आयोग के ही परामर्श पर अब बहुत सारे जो टैक्स जो सीधे केंद्र के पास जाते थे अब वो राज्य को दे दिया गया। यानी आज के डेट में 40% ही राज्य का, एक राज्य का 40% टैक्स का हिस्सा केंद्र के पास चलता है और 60%। तो अगर संबंध खराब भी रहे तो भी केंद्र राज्य के पास इनकम की कमी ना हो, यानी वह खुद अपना डेवलपमेंट कर सके। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज केंद्र से संबंध खराब है तो आप कर जाएंगे। 40% भी अगर हर राज्य से पहुंच रहा है तो केंद्र के पास बहुत पैसा पहुंच रहा है। जैसे यूपी में क्या है इस समय फायदा, जो बाबा कहते होंगे वो तुरंत वहां से भेज दिया जाता होगा। लेकिन ममता बनर्जी, अब उनको ये होता है कि भैया ये शर्त है, वो शर्त है, आप ये नहीं कर रही है, वो मानक पूरा नहीं कर रही है, उनको लटकाया जाता होगा, लटकाया जाता होगा। लेकिन जहां पर बीजेपी की राज्य में सरकार है वहां तो बम है, बहुत अच्छा। न एक बार मोदी जी योगी की आलोचना कर सकते हैं, न योगी मोदी के, क्योंकि दोनों जगह एक दल। तो अगर ममता बनर्जी से नाराजगी है तो भी 60 पहले तो ज्यादा निर्भर थी। तो एक प्रावधान, ये सुझाव कौन देता है? वित्त आयोग। तो वित्त आयोग का एक सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि वह सुझाव देना है कि कितना टैक्स का हिस्सा राज्य के पास रहेगा, कौन से टैक्स का हिस्सा केंद्र के पास। दूसरा इसका तो कार्य है, लिखिए भारत के संचित निधि से, दूसरा लिखिए भारत के संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली
भारत की संचित निधि से राज्यों को दी जाने वाली सहायता अनुदान राशि का निर्धारण करता है या अनुदान राशि के बारे में सुझाव देता है। यानी ये सुझाव देगा कि किस राज्य को, सब राज्यों को बराबर सहायता नहीं मिलता है, सहायता अनुदान राशि के बारे में सुझाव देता है। समझ में नहीं आया क्या? नहीं, ठीक है। ये मतलब कि किस राज्य को कितना संचित निधि का धन दिया जाए। तो अब उसमें जैसे होता है कि मान लीजिए कोई विकसित राज्य है और कोई पिछड़ा राज्य है, तो जाहिर सी बात है केंद्र किसको ज्यादा देगा पैसा? जो पिछड़ा है। बात समझे कि नहीं? या मान लीजिए कि शिक्षा है, एजुकेशन है, अब केरला का भी एजुकेशन है, बिहार का भी एजुकेशन है, तो अब एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए जो खर्च दिया जाएगा, जाहिर सी बात है केरला को कम मिलेगा, बिहार को, उड़ीसा को, यूपी को, जहां साक्षरता दर कम है वहां ज्यादा पैसा आवंटित। तो ये हर मद में जहां सड़क ज्यादा है, सड़क के ऊपर पैसा देना होगा, तो जिन राज्यों में सड़क कम होगा, नेशनल हाईवे कम होगा, वहां के लिए ज्यादा दिया। तो ये सब जो सहायता अनुदान की राशि किस मद में दिया जाए, इसका निर्धारण भी वित्त आयोग। तीसरा है अगला, राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग को जो निर्देश दिए गए हैं उसके तहत सुदृढ़ वित्त के हित में निर्देश दिए गए हैं, उसके विषय में सुदृढ़ वित्त के हित में, सुदृढ़ वित्त के हित में, मजबूत अर्थव्यवस्था के हित में राष्ट्रपति को सुझाव देता है। राष्ट्रपति को सुझाव देता है मजबूत अर्थव्यवस्था के हित में, सुदृढ़ वित्त के हित में, कठिन शब्द हो गया। हाँ, मतलब कहने का मतलब हम समझा दे रहे हैं कि राष्ट्र, ये तो मान लीजिए कि संचित निधि से कितना अनुदान राज्य को दिया जाए या टैक्स का विभाजन क्या हो, ये दो काम तो करता ही है। राष्ट्रपति भी उसको निर्देश देता है कि इस बारे में आप क्या करो, सुझाव दो, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो जो भी राष्ट्रपति निर्देश देता है अर्थव्यवस्था को मजबूती के लिए, जो राष्ट्रपति अतिरिक्त कोई काम देता है, तो उन कार्यों के बारे में भी सुझाव देना वित्त आयोग का कार्य है। बात समझिए, तीन उसके वित्त आयोग के फेमस काम, ठीक है। तो वित्त आयोग के एक कार्य है। पहला वित्त आयोग राष्ट्रपति को सुझाव देना। पहला वित्त आयोग का गठन, पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में या 27 नवंबर 1951, डेट भी लिख लीजिए, 27 नवंबर 1951 को किया गया का गठन 27 नवंबर 1951 को किया गया। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे, और यह वित्त आयोग नियोगी थे। हाँ, केसी नियोगी, हाँ, केसी नियोगी, केसी नियोगी थे। और यह वित्त आयोग 1952 से 57 तक, यानी प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल क्या था? 52 से 57। नियुक्ति हुई थी 51 में, 27 नवंबर को। अब वित्तीय वर्ष से रहता है, जैसे कि 1952 का जो मार्च अप्रैल शुरू होता है, 1 अप्रैल से नवंबर में नियुक्ति हो गई। इसका कार्यकाल शुरू कब हो रहा है? वित्तीय वर्ष से आकलन किया जाता है। तो 1 अप्रैल 1952 से
31 मार्च 1957 तक। तो इसका कार्यकाल क्या रहा? 52 से 57। ये वित्तीय वर्ष के आधार पर होता है। अब वित्तीय वर्ष की शुरुआत कब होती है? 1 अप्रैल से। यानी 27 नवंबर को, जिसे वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पहले ही उनका नियुक्त कर दिया जाता है। पहले नियुक्त कर दिया जाता है। पहले से उनको दे दिया जाता है कि अब आप निर्धारण करना शुरू कर दें कि जब हम बनेंगे तो आप कैसे कैसे, पहले बिना कोई अंदर खाका बनाए आप कैसे काम करेंगे। तो इसके पूरी परिवेश का अध्ययन करने के लिए 2 वर्ष 3 वर्ष पहले ही नियुक्त कर दिया जाए। अब ये तो चूंकि तुरंत करना था, तुरंत आजाद हुआ था, तो 27 नवंबर को किया गया। 1 अप्रैल 1952 से 31 मार्च 1957 तक यह पहला वित्त आयोग कार्य किया, ठीक ना। लेकिन वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, जो 2025 से 2030 चलेगा, तक अस्तित्व में रहेगा। 30 और इसके अध्यक्ष अस्तित्व में रहेगा। यानी यह जो वित्त आयोग है 16वां वित्त आयोग, इसका कार्यकाल कितना है? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक ये अस्तित्व में रहेगा। लेकिन इसके अध्यक्ष अरविंद परगड़िया है। ये पहले नीति आयोग के अध्यक्ष भी थे, उपाध्यक्ष थे। अरविंद परगड़िया बहुत बड़े और शास्त्री हैं ये, तो जिसके अध्यक्ष अरविंद परगड़िया है। लिखे 15वां वित्त आयोग, पिछले बार यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे तो वित्त आयोग से 2 क्वेश्चन आया था। 15वां वित्त आयोग 2020 से 2025 तक रहा। जिसके अध्यक्ष एनके सिंह थे। 2020 से 2025 से 25 रहा, और जिसके अध्यक्ष एनके सिंह थे। 14वां वित्त आयोग कब से कब तक रहा? 2015 से 20 रहा। 20 रहा, जिसके अध्यक्ष वाईबी रेड्डी थे। गवर्नर भी रहे। आरबीआई के गवर्नर भी रहे, बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे। वाईबी जो भी वित्त आयोग का अध्यक्ष बनता है वो बहुत बड़ा मानिंद अर्थशास्त्री को बनाया जाता है। रेड्डी। 15वां एनके सिंह। और 13वां वित्त आयोग, 14वां लिखा है नहीं है? 14वां वित्त आयोग, अरे 16वां लिखाया हूं अरविंद परगड़िया, 15वां लिखाया हूं एनके सिंह, 14वां लिखाया हूं वाईबी रेड्डी, और 13वां वित्त आयोग 13वां वित्त आयोग कब से कब तक रहेगा? 2010 से 2015, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर विजय केलकर थे। विजय केलकर थे। लेकिन भारत में जीएसटी के जनक, भारत में जीएसटी लागू है ना जी। भारत में जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है। जीएसटी के जनक अटल बिहारी वाजपेयी को माना जाता है, किंतु उसका खाका विजय केलकर ने तैयार किया था। और लागू करने में मुख्य भूमिका किसकी रही? अरुण जेटली भी, और लागू करने में अहम भूमिका रही अरुण जेटली की। लेकिन लागू कब हुआ था? 2017 में। जीएसटी कब लागू हुआ? 17। तो काम किए थे विजय केलकर ने। लागू जब हुआ तो उस समय वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था?
वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वित्त मंत्री थे वो, वाईबी रेड्डी साहब। यानी विजय केलकर ने जो खाका तैयार किया उस आधार पर जब वित्त आयोग बना तो उस समय वाईबी रेड्डी साहब थे, ठीक ना। लेकिन तो विजय केलकर 13वें वित्त आयोग, वाईबी रेड्डी 14वें वित्त आयोग, एनके सिंह 15वें वित्त आयोग और वर्तमान समय में 16वां वित्त आयोग चल रहा है। पहले वित्त आयोग को भी ध्यान में रखिएगा, इससे पीछे नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। तो ये हुआ वित्त आयोग। कल हम लोग पढ़े, अच्छा ये बताइए कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो गया है, हाँ पढ़ा दिया गया है ना। तो अब हम लोग कल पढ़ेंगे आपको यूपीएससी लोक सेवा आयोग, हाँ संघ लोक सेवा आयोग। अगर अब जब भी हम क्लास लेंगे, अब पता नहीं कब हमारा क्लास रहेगा, जब भी रहेगा तो हम लोग लोक सेवा आयोग पढ़ेंगे, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक ना। और भी कुल पे कमीशन हम लोग का नहीं, वो तो सरकारी कर्मचारी के लिए, वो आपके क्वेश्चन नहीं बनेगा। वो अगर विषय भी रहेगा तो करंट अफेयर्स का रहेगा।